गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं अपक्रू के सीएससी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम लोग का जो पहला लेक्चर हुआ था, हम लोग पहला चैप्टर आपने देखा होगा, तो हम लोग ने भारत का ऊपरी सीमाओं के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। आज हम लोग का जो देखिए दूसरा चैप्टर आज हम लोग को क्या पढ़ना था, हम लोग को पढ़ना था भारत के भौतिक प्रदेश। लेकिन भारत के भौतिक प्रदेश जब हम लोग पढ़ेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग का क्या आएगा, जैसे हम लोग भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है, 4 से 5 भागों में बांटा गया है। उसमें जो पहला ही भाग है आपका भारत के उत्तर पर्वतीय भाग। उत्तर पर्वतीय भाग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिमालय संरचना के बारे में पूरा हम लोग पढ़ते हैं, हिमालय का कैसे विकास हुआ। अब चूँकि जैसे हिमालय हम आपको पढ़ाते हैं, वहाँ आता है वलित पर्वत, और ये इसी तरह पर्वतों के बारे में फिर नीचे आते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के जो भाग है, जो हम लोग का पठारी भाग है, उसमें हम आपको बताते हैं दक्कन का पठार। ये सब जो बताते हैं, ये सब आपके माइंड में एक प्रश्न आ सकता था कि आखिर ये सब कब बने, इन लोग का बनने का क्रम क्या है। तो उसी के लिए, हालांकि ये आप लोग देखेंगे जो मैं आपको आज यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक इतिहास का जो समय क्रम देख रहे हैं आपने, समय क्रम है और क्या क्या हुआ है, ये एक्चुअली आप लोग का है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रीलिम्स में भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो प्रीलिम्स में इसमें हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेट करेगा और इसको बता देंगे। फिर आपको हम लोग जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग की थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। बहुत सारे इंडियन ज्योग्राफी में कोई नहीं पढ़ाता, मतलब बहुत मुश्किल से कुछ लोग पढ़ाते हैं, बाकी ये मेंस में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि हम लोग पहले से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये पढ़ना थोड़ा सा आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक इतिहास। ओके, देखिए भारत का भूगर्भिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखिए, ये मैंने चार्ट बना रखा है, चूँकि इसको अलग से हेडिंग बाय हेडिंग नियोजैक, सेनोजैक, मेसोजैक इस तरीके से मैं पढ़ाता तो शायद बहुत सारे लेक्चर लगते और उतना इंपॉर्टेंट जितना, चूँकि हम लोग को यहाँ पर रिसर्च नहीं करना है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग को अपने स्टेट पीसीएस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग को पढ़ना है, जिसमें ज्योग्राफी में मतलब ये इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इसमें लगभग आपके आ जाएंगे। आप इसको अच्छे से समझ भी लेंगे और जब इसके बाद आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब भी आएगा पर्वतों का प्रकार आएगा या फिर किसी चीज़ का निर्माण कब हुआ है, उसको आप रिलेट कर पाएंगे। अभी क्या होता था, उसको आप क्या, अगर इसको ये चीज़ नहीं पता है आपको तो आप क्या करते थे, उसको रटते थे, अच्छा हिमालय का विकास टर्शियरी में हुआ है, क्या है टर्शियरी, कैसे आया, ये सब आज आपको क्लियर होने वाला है बहुत आसानी से, ठीक है। देखिए ये है तो ऐसे बहुत ही बृहद और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने जितना आसान से आसान हो सका है मैंने उतने वैसे ही लिखा है। चूँकि आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है। अगर आप लोग को इसमें दिखने की कोई समस्या होगी अगर वीडियो में, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान रखिएगा, यही लिखा है, मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग को मेरी वॉइस सुनते रहिएगा, आप लोग को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर छोटा लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने कोशिश किया है कि साफ साफ ही लिखने के, ठीक है। चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैंने लिखा हूँ, आयु के आधार पर पर्वतों का विकास। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फिर इस पर आते हैं। इसको पहले पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वहाँ पर देखिए चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्षिनियन, अल्पाइन, ये आपके आयु के आधार पर पर्वतों का क्रम है। आयु के आधार पर पर्वतों का क्रम है, जिसमें क्या है, सबसे पहले चर्नियन क्रम के पर्वतों का विकास हुआ, फिर कैलेडोनियन, फिर हर्षिनियन, फिर अल्पाइन। चूँकि यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट जैसे यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपका देखिए कहीं पर लिखा होगा किस में हुआ था, हाँ देखिए जैसे ये है कैम्ब्रियन में प्रथम अवसादी चट्टानों, यहाँ देखिए मैंने चर्नियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चर्नियन में मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, लेकिन आगे जो कैलेडोनियन आएगा, हर्षिनियन आएगा, अल्पाइन आएगा, तो मैं वहाँ पर जगह की कमी की वजह से मैं वहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पहले से आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। आप जब भी मैं चर्नियन बोलूँगा तो आपको ऐसे इन टाइप मतलब इन प्रकार के पर्वतों का आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आप नोट करेंगे तो आप तुरंत इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलेडोनियन बोलूँगा तो आप इसको, हर्षिनियन इसको और अल्पाइन इसको, तो ठीक है। तो पहले हम एक थोड़ा सा 5 मिनट में इसको देख लेते हैं, आयु के आधार पर पर्वतों का विकास। देखिए आयु के आधार पर पर्वतों के विकास में सबसे पहले हमारा कौन सा पर्वत का विकास हुआ था, किस प्रकार के पर्वत का, तो चर्नियन प्रकार के पर्वतों का विकास हुआ था। क्या लिखा है ये, चर्नियन में कौन से पर्वत आते हैं ये ध्यान रखिए। देखिए विश्व के प्राचीनतम पर्वत, अभी तक जो हम पर्वतों का विकास पढ़ते हैं उसमें जितने भी हम लोग विश्व के मतलब अगर आपने जैसे अरावली पढ़ा है, हम लोग हमारे भारत में अरावली है,
हम लोग बोलते हैं ना कि हिमालय से भी बहुत पहले का इसका निर्माण हो चुका है और इसमें ये अपनी क्षरण की अवस्था में है। लगातार उसका क्षरण हो रहा है हवाओं से, मतलब हवाओं की तेज गति से, या फिर और भी जो भी प्राकृतिक कारण है और मानवीय कारण भी हैं, उसकी वजह से क्षरण लगातार उसका हो रहा है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। मतलब अवशिष्ट आप जानते हुए बचा हुआ भाग होता है। अरावली अब अपने मूल स्थिति में तो रह नहीं गया है, बहुत ही छोटा भाग उसका रह गया है, लेकिन वह है बहुत ही प्राचीन। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में अरावली का नाम आता है, ठीक है। इसलिए देखिए चर्नियन में विश्व के प्राचीनतम पर्वत कौन, जैसे अगर हम चूँकि इसके बाद हम लोग भारत का ही भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल देख लीजिए। अब अरावली हो गया, धारवाड़ क्रम के जो पर्वतें हैं वो सब आपके चर्नियन में आते हैं। कोडब्बा भी आपका किस में आता है, चर्नियन में ही आता है, समझ गए। छोटा नागपुर पठार भी आपका चर्नियन में ही आता है, छोटा नागपुर का पठार भी आपका चर्नियन में आता है। अब उसके बाद चर्नियन के बाद आपका दूसरे क्रम का पठार कौन सा हो गया, कैलिडोनियन। तो कैलिडोनियन में किस प्रकार के पर्वत आते हैं, जैसे देखिए उत्तरी अमेरिका का अप्लेशियन। आप मैप लेके बैठे होंगे, आई होप कि आप मैप जरूर लेके बैठे होंगे। आप उत्तरी अमेरिका खोलेंगे, उसमें देखेंगे अप्लेशियन पर्वत का भी एक क्षेत्र है। तो वो अप्लेशियन पर्वत का विकास मतलब किस पर्वत के किस क्रम में आता है, तो कैलिडोनियन प्रकार का पर्वत है। तो आप में देखिए अब क्वेश्चन इससे ही आएगा, दे देगा अप्लेशियन किस प्रकार के पर्वतों का क्रम है या किस प्रकार के पर्वत के प्रकार में आता है, उसमें यही 4 नाम दे देगा चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। अब आपने अगर पढ़ा है तो आप तुरंत मार देंगे कैलिडोनियन। इसी तरह इसे दे देगा स्कॉटलैंड, यूरोप का स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड पर्वत वो भी कैलिडोनियन प्रकार का आता है। स्कैंडिनेवियाई, फेनो-स्कैंडिनेवियाई भी बोलते हैं, कुछ देशों में उसका विस्तार है। तो वो पर्वत भी हमारे किस में आते हैं, कैलिडोनियन प्रकार में आते हैं, ठीक है। कैलिडोनियन के बाद आता है हमारा हर्सिनियन, ध्यान दीजिए, ठीक है। हर्सिनियन देखिए, हर्सिनियन में हमारा अल्ताई माउंटेन होता है, सुना होगा आपने। अल्ताई या ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कॉर्डिलेरा आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया इस तरह है। इधर का जो पूर्वी कॉर्डिलेरा का जो विकास हुआ है, जिसमें पर्वतों का विकास हुआ है, वो किस में आता है, आपके हर्सिनियन प्रकार में आता है, ठीक है। हर्सिनियन प्रकार में आता है। यूरोप का पेनाइन, यूरोप में पेनाइन पर्वत पाया जाता है, वो भी किस में पाया जाता है, आपका हर्सिनियन प्रकार का आता है, ठीक है। वासजेस ये भी यूरोप में है, ब्लैक फॉरेस्ट ये भी यूरोप में है। ये सब देखिए यूरोप का पेनाइन, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का कॉर्डिलेरा और अल्ताई माउंटेन, ये सब किस में आता है, हर्सिनियन प्रकार में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको जरूरत पड़ेगा इसको इरेज करूँगा, क्योंकि यहाँ की कुछ चीज़ें हमको समझानी होगी तो मैं उधर ही समझाऊँगा। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद आपका आता है अल्पाइन। इसके बाद आपका आता है अल्पाइन। देखिए अल्पाइन में मैंने लिखा है नवीन बलित पर्वत, ठीक है। तो अब ये अभी जो नए पर्वतों का विकास हो रहा है, हम लोग जैसे आप लोग ने सुना होगा कि हिमालय का विकास अभी हो ही रहा है। वो हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ ही रहा है, 8,848 से 8,850 मीटर लगभग हो गया है ना। इसी तरह रॉकी जंडीज का भी विकास लगभग मतलब बराबर हो ही रहा है। वो सब हम देखेंगे क्यों हो रहा है, वो सब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ भी उसको समझेंगे। कुल मिला के ये बलित पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। तो इसी चूँकि अभी उनका विकास हो ही रहा है ना। आप हमने बताया कि उनकी ऊंचाई लगातार अभी बढ़ रही है। लगातार अगर ऊंचाई बढ़ने के कारण ही उनको क्या बोला गया है, नवीन बलित पर्वत। जिनका विकास अभी हो ही रहा है तो उनको हम क्या बोलेंगे, अभी नए पर्वत के रूप में इनका विकास हो ही रहा है ना। इसलिए इनको जैसे उसमें हो गया आपका हिमालय आपका, जैसे हिमालय में आप जानते हैं आपका ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों की बात हम कर रहे हैं। हिमालय मतलब आपका पूरा हिमालयी रेंज, ठीक है। आल्प्स आप जानते हैं आपके यूरोप का पर्वत है। रॉकीज, एंडीज उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पायरेनीज ये भी आपका यूरोप का है। ये भी जितने हैं ये सब आपके वलित पर्वतों के एग्जाम्पल हैं और इनका विकास प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही हो रहा है। और ये सब किस में आते हैं, अल्पाइन में आते हैं। तो ये आपको आयु देखिए, पर्वतों का विकास तो आयु के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर और तमाम तरीके से हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर हम टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आयु के आधार पर, ठीक है, आयु के आधार पर। अब अच्छी तरह जानते हैं पर्वतों का आयु कैसे निकाला जाता है, तमाम विधियाँ हैं, है ना, आप लोग जानते हैं होंगे। हाँ, तो ये आप चारों चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन ये आप लोग याद रखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब उसके बाद अगर वो आप होगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भारत का नहीं, पृथ्वी, ओके, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग यहाँ से देखिए, इसको हम महाकल्प, कल्प, युग,
समय और उसमें घटनाएं, इस तरीके से हम लोग इसने इसको इस चार्ट में डिवाइड कर लिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, वर्तमान, मतलब ये अभी का है। और सबसे नीचे का कहाँ है, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। तो हम लोग देखिए, लिखा तो मैंने चार्ट में ऊपर से है, लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ेंगे नीचे से। क्यों? क्योंकि विकास ही हमारा कैसे हुआ है, नीचे से ऐसे आएंगे तो हमको समझने में बहुत आसानी होगा। हम लोग ऐसे ही समझेंगे ना, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ऐसे क्रम क्रम क्रम, और अब क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने चार्ट में तो इसी तरह बना दिया है, लेकिन ये समझने का क्रम हम लोग नीचे से करेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आसानी से समझ में आएगा। देखिए, अब सबसे पहले देखिए, महाकल्प को हमने कैसे बांटा है। महाकल्प को हमने बांटा है प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, ठीक है। मेसोजोइक और मध्य महाकल्प होता है, पैलियोजोइक पार्ट है, और आपका क्या है ये सीनोजोइक। हाँ, नाम मैंने अंग्रेजी वाले ही इस्तेमाल किए हैं। अब चाहे आप स्टेट पीसीएस दीजिए, चाहे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बता रहा हूँ, चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए और चाहे यूपीएससी दीजिए, उसमें नाम आपको यही आने वाले हैं। और इसका शुद्ध रूप रहेगा तो घबराइएगा नहीं, आपका इंग्लिश पार्ट भी रहता है। ये ज़्यादा आसान है। और आपका इसी में अगर मैंने इसका नाम लिखा हो तो अधुनातन, पुरातन, पुरातन, उसमें आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी नाम ही आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। चलिए, उसी तरह कल्प को मैं देखिए बांटा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। युग को मैंने बांट दिया है, जैसे प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में आपका हो गया है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। ये तो प्राइमरी वाला जो है आपका, उसको 6 भागों में बांटा गया है। सेकेंडरी को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। उसके बाद टर्शियरी में जिसमें हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसमें को कैसे बांटा गया है, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन। 1 2 3 4 5 6 प्लायोसिन, ठीक है, 5 भाग में। ध्यान दीजिए, प्राइमरी को 6 भागों में बांटा गया है। याद रखिए और बातों को सुनते जाइए एकदम से। प्राइमरी को 6 भागों में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ओके। उसके बाद सेकेंडरी को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जुरासिक आप लोग देख रहे होगे, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। मूवी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। जुरासिक से सीधा दिमाग आपका किस पे जाता होगा, डायनासोर पे, जरूर उसी से संबंधित है। और उसी के उत्पत्ति, उसके अधिकता और उसकी विनाश का सारा युग यही है जुरासिक, भी उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है टर्शियरी। फिर से देखिए, टर्शियरी में 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, और यहाँ पर ये मैंने लिखा जो पैलियोजोइक, ठीक है। ध्यान देखिए, ये जोइक वाले में, इसको तो आप नहीं भूलेंगे, इसको आप अलग से याद कर लीजिएगा। इसमें ही थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पैलियोसिन और प्लिस्टोसिन, प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन। इसमें देखिए, पहले पैलियो है, फिर उसके बाद प्लायो है और प्लिस्टो अलग है। प्लिस्टो हमारा आपका नियोजोइक जो वर्तमान काल चल रहा है, ठीक है। टर्शियरी बता दिया मैंने। अब देखिए, क्वाटरनरी जो अभी हमारा चल रहा है, जिसको हम लोग आज वर्तमान काल बोलते हैं, उसमें 2 भाग है। एक हमारा प्लिस्टोसिन है, एक हमारा होलोसिन है। ये एकदम अब तक का है, मैंने इसमें दोनों में लिखा है, लेकिन जैसे पहले कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, क्वाटरनरी को अब तक मतलब वर्तमान काल मान लिया गया है, लेकिन इसमें नए नए जो किताब और आपके जो भूगोलवेत्ता लोग आ रहे हैं, उन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। समझ गए आप लोग, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो ये आपका क्वाटरनरी का है, किसका, नियोजोइक, मतलब वर्तमान, ठीक है। निर्वर्तमान भी कह सकते हैं, वर्तमान काल ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा है। तो ये आपका इस तरीके से युगों में इस तरीके से बांटा गया है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, ये बार बार मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कभी कभी इसका क्रम पूछा है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्रम याद रहेगा तभी आप अपने पुराने किताबों से इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे। उसमें यही दिया रहता है, ओलिगोसिन में हुआ है, क्रिटेशियस में हुआ है, तो उसको आप कैसे जोड़ पाएंगे। ओलिगोसिन जैसे जुरासिक, क्रिटेशियस और ट्रियासिक की बात आएगी, तुरंत आपको समझ में आएगा किससे है ये, सेकेंडरी कल्प से है, और किससे है ये, मेसोजोइक से है, ठीक है। किससे है आपका, मेसोजोइक से है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग। प्री कैम्ब्रियन में मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो देखिए अभी बताते हैं प्री कैम्ब्रियन इसको कहते हैं। यहाँ पर अभी तक जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखिए, प्री कैम्ब्रियन इसको क्यों कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति लगभग कहाँ से होने लगी थी हमारी, कहाँ से, कैम्ब्रियन युग से। कहाँ से, कैम्ब्रियन युग से। बात समझ में आ गई, कैम्ब्रियन से। और ये 60 करोड़ वर्ष लिखा है ना, वहाँ टाइम से मतलब अब से 60 करोड़ वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान रखिए।
ये लिखा, चूँकि हम नीचे से या स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से देखेंगे तो क्या करेंगे पहले, तो 60 करोड़ वर्ष पहले हमारा कैम्ब्रियन युग स्टार्ट हुआ था लगभग। ये याद रखिए, एग्जैक्ट कहीं नहीं है, आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस किसी न किसी किताब में मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको लगभग मान के चलिए और अराउंड फिगर एकदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कैम्ब्रियन युग का जो शुरुआत हुआ था आज से 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ओके। और उससे पहले हमारा, इसीलिए उसके कैम्ब्रियन युग से जो पहले का समय आता है उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन कह देते हैं, ठीक है। और उसमें अभी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अगर स्टार्ट भी हुआ होगा कुछ बैक्टीरिया वगैरह तो उसके बारे में भी कोई जानकारी हम लोग को उतना मिला नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए प्री कैम्ब्रियन के बाद हमारा आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में हमने बताया आपको ये प्राइमरी कल्प की बात कर रहे हैं और इसमें 6 भाग हैं। मैंने पहले बताया कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक। कैम्ब्रियन लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले, ऑर्डोविशियन 50 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था, सिल्यूरियन 44, डिवोनियन 40 करोड़ वर्ष पहले, कार्बोनिफेरस बहुत महत्वपूर्ण युग है, बात करेंगे इस पे, 35 वर्ष युग 35 करोड़ वर्ष पहले, और पर्मियन का जो एज है वो है लगभग 27 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक के प्राइमरी का कैम्ब्रियन में देखिए क्या क्या हुआ है, आराम से देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को छोटा नहीं समझ में आएगा तो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से रखिए। देखिए 60 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ था, प्रथम अवसादी चट्टानों, मैंने यहाँ कॉमा पूरा नहीं लिखा है, बस आप प्रथम अवसादी मतलब सबसे पहले अवसादी चट्टानों का जो विकास हुआ था, याद रखिए प्रथमतया जो आपका अवसादी चट्टानों का विकास हुआ था वो आपके किस में हुआ था, कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ठीक है। हाँ, अवसादी चट्टानों की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि इसके पहले ही आपका जो मूल चट्टान होता है वो आग्नेय चट्टान होते हैं, जो आग्नेय चट्टान वो उसी से हमारा भूपर्पटी का निर्माण हुआ था, ठीक है। भूपर्पटी हमारा किससे हुआ था, अग्नि चट्टानों से बना हुआ है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रथम अवसादी, अवसाद आप जानते हैं, अवसाद के बारे में मैं पिछले वीडियो कई बार बता चुका हूँ, अवसाद क्या होते हैं। आप इन्हीं पर्वतों से, मिट्टियों से, ये सब मिलकर जो अवसाद इकट्ठा होते हैं नदियों के माध्यम से, उसकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं से चट्टानों का विकास हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बस अभी आप ध्यान देते जाइए कि अवसादी चट्टानों, जैसे आपका जो मैंने यहाँ नवीन वलुत पर्वत की बात किया है ना, ये जितने पर्वत हैं ये सब अवसादों से निर्मित हुए हैं, ये सब जितने हुए हैं ये सब मैक्सिमम इसमें अवसादी चट्टानों से ही निर्मित हुए हैं, इसमें अवसादों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम अवसादी चट्टानों का विकास कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ठीक है। पेरीपेट्स, पेरीपेट्स ये एक जीव है, क्या है ये, एनेलिडा और आर्थोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी, क्या है ये, एनेलिडा और आर्थोपोडा, आपने नाम सुना होगा। एनेलिडा जैसे केचुआ होता है, आर्थोपोडा जैसे हम लोग कहते हैं जो पैरों वाले होते हैं ना, 6 पैरों वाले, उससे ज़्यादा तो मकड़ी वगैरह, तो उनके बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीपेट्स, ओके। तो इन टाइप के जीवों का विकास भी हमारा किस में हुआ था, कैम्ब्रियन का। एनेलिडा का हो चुका होगा, तो उसके बीच में आर्थोपोडा से चलने के पहले उसके बीच की कड़ी जो हमारे पेरीपेट्स हैं उनका भी विकास हमारा किस में हुआ है, कैम्ब्रियन में, ठीक है। और सर्वाधिक प्राचीन पर्वत, अब सर्वाधिक प्राचीन पर्वत की बात मैंने यहाँ बताया था, किसका, चर्नियन, मतलब चर्नियन प्रकार के पर्वतों का विकास भी हमारा किस में हुआ था, कैम्ब्रियन में, ठीक है। मैंने लिखा है, वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखिए, धारवाड़, कुडप्पा, अरावली, छोटा नागपुर इत्यादि प्रकार के जो चट्टान पर्वत हैं उनका विकास हमारा किस में हुआ था, कैम्ब्रियन में। हाँ, स्टेट पीसीएस में तो अरावली पे बड़ा क्वेश्चन पूछा है, और उसमें ऐसे ही पूछा है कि अरावली अरावली का समय क्या है। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो अरावली किसका है, पहली बात तो चर्नियन प्रकार के पर्वतों में आता है, और इसका विकास कब हुआ था, कैम्ब्रियन, कब हुआ था, कैम्ब्रियन, ध्यान रहेगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, सागरी जीवों की उत्पत्ति, सागरी जीवों की उत्पत्ति की शुरुआत भी हमारा कब हो गया था, कैम्ब्रियन काल में ही हो गया था, कैम्ब्रियन युग में ही हमारा हो गया था सागरी जीवों की उत्पत्ति। अब यहाँ आपके मन में ये चीज़ आया होगा कि भाई ये आप ये बताइए, सागरी जीवों की उत्पत्ति सागर में ही क्यों, मतलब सागर में ही जीवों की उत्पत्ति पहले स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे पृथ्वी पहले गैसी था, गर्म था, है ना, और एक लिक्विड ग्रुप में, प्लाज्मा ग्रुप में था, वो बाद में ठोस हुआ है ना। उसी ठोस में हमारा जो भूपर्पटी जिस पे आज हम लोग रह रहे हैं ना, पहले क्या था, बहुत हीट था। जब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ तो भी उसमें इतना हीट कम नहीं हुआ, उसमें मतलब इतना गर्मी अभी सरफेस पे था जिस पे जीवों का विकास मुश्किल था, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जीवों का विकास कहाँ हुआ, हमारा सागरों में। बात समझ में आ गई। तो सागरी जीवों की उत्पत्ति भी की शुरुआत भी कहाँ से हो गई थी, हमारा कैम्ब्रियन काल में, समझ आ गया। अब उसके बाद आते हैं ऑर्डोविशियन
50 करोड़, आज से 50 करोड़ वर्ष पहले। निम्न कोटि की मछलियों की उत्पत्ति, अब चूंकि देखिए जोड़िए इसको, सागरी जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, सागरी जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, अब उन्हीं से थोड़ा सा बढ़ के अब निम्न कोटि की, अभी सिर्फ उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ। ऑर्डोविशियन में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानिए कि इसमें निम्न कोटि की मछलियों की उत्पत्ति होने लगी थी। सागरी जीवों की उत्पत्ति आपके कैम्बियन में, ऑर्डोविशियन में आपकी निम्न कोटि की मछलियों की उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सिलुरियन, लगभग 44 करोड़ वर्ष पहले आज से। सिलुरियन में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, कशेरुकी जीवों की उत्पत्ति। कशेरुकी आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कशेरुकी जीवों की उत्पत्ति, जिसे वर्टिब्रेट्स होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, कशेरुकी जीवों की उत्पत्ति कि आपका कब स्टार्ट हो गया था, आपका सिलुरियन में, ठीक है। सिलुरियन युग में आपका कशेरुकी जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। और दूसरी पर्वतीय हलचल, भाई पर्वतों का निर्माण क्या होता है, पर्वतीय हलचलों की वजह से, मतलब क्या करने का मतलब देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और आपने जरा सा भी आपको नॉलेज होगा तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग होता है ना। अगर इसको हम एक उसका भाग ले लें तो ये हिमालय सेंटर है, ये आपका हो जाता है कोर, ये होता है मेंटल, सुनते जाइए, नहीं दिख रहा है सुनते जाइए, कोर, मेंटल, और ये हमारा होता है कष्ट, जिसमें हम लोग हैं, स्थल, ठीक है, ये होता है ना। आपको पता है सबसे पहले हमारा पृथ्वी गैसीय रूप में था, प्लाज्मा के रूप में था, ठीक है। उसके बाद गैसीय उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर का जो सरफेस है वो धीरे धीरे ठोस हुआ, है ना। ठोस हुआ तो जब ठोस होने से क्या हुआ, कोई भी चीज़ अभी लिक्विड में रूप में या फिर गैसीय रूप में है, गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से जब ठोस होगा तो उसमें क्या होगा, दरारें पड़ेंगी। और वो जो ये आंतरिक भाग है कोर और मेंटल, उसमें क्या हो रहा है, आप ये मैंने आपको एक सिर्फ भाग बताया है। जैसे आप लोग इस तरीके से उसको इमेजिन कीजिए, जैसे आपने तरबूज वालों से क्या करते हैं, भैया हमको तरबूज काट के दिखाओ लाल है कि नहीं, तो वो कैसे काटता है, जिस तरीके से काट के निकालता है, बस उसी तरह से मैंने पृथ्वी का एक पार्ट यहाँ आपको दिखाने की कोशिश किया, इमेजिन करिए, ठीक है। तो उसके नीचे भाग में जो कोर और मेंटल में है उसमें क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक, जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें क्या होता है, उसमें तमाम तरह की क्रियाविधि होती रहती है, ठीक है, तमाम तरह की क्रियाविधि होती रहती है। उससे जो हमारे कष्ट है, ऊपर क्रस्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें हलचल होता है, उसी से हमारा पर्वतों का उठापटक, पर्वतों का विकास, ये सब हमारा होता रहता है, ठीक है। तो वही बताना कि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हम अंदर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है, हमको यहाँ पर आके तुरंत निकलना है, बस आप समझते चलिए, थोड़ा सा बताना जरूरी भी है, समझ गए आप लोग। तो पर्वतीय हलचल क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल होता है इससे हमारा पर्वतीय हलचल होता है। तो जो दूसरे प्रकार का जो पर्वतीय हलचल हुआ, हाँ दूसरी पर्वतीय हलचल हुआ, उससे हमारा कौन सा पर्वत का, किस प्रकार के पर्वतों का विकास हुआ, कैलेडोनियन, ठीक है। चर्नियन बता चुके हैं, अब कैलेडोनियन क्या हुआ, जब पृथ्वी में, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में हलचल की वजह से दूसरे प्रकार के पर्वतीय हलचलों के कारण पर्वतों का विकास हुआ, समझते चलिए, ठीक है। तो उस समय किस तरीके के पर्वतों का विकास हुआ, तो कैलेडोनिया। अब मैंने वहाँ पर क्या लिखा है देखिए, दूसरे पर्वतीय हलचल की वजह से कैलेडोनियन पर्वत का विकास हुआ। अब कैलेडोनियन पर्वत में कौन सा, मैं बता चुका हूँ आपको, उत्तरी अमेरिका का प्लेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश, ये तमाम तरीके का, ये सब यूरोप में है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में लिखा ही मैंने। इस प्रकार का जो पर्वतों का विकास हुआ वो कैलेडोनियन में आता है, और ये कब हुआ था आपका सिलुरियन में, ठीक है। तो आपका इसका संबंध कैलेडोनियन का किससे संबंध रहेगा, सिलुरियन युग से, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिवोनियन में। देखिए डिवोनियन को हम लोग क्या बोला है, मत्स्य युग, एज ऑफ फिश। क्यों बोला है, मैंने पहले ही बताया है, ऑर्डोविशियन में निम्न कोटि की मछलियों की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई थी। अब छोटी छोटी बहुत ही स्मॉल टाइप के फिशेस थे, ठीक है, किसमें, आपके ऑर्डोविशियन में, है ना। लेकिन आपका जो डिवोनियन की बात कर रहा हूँ, डिवोनियन की, ऑर्डोविशियन से डिवोनियन तक आते आते मछलियों की प्रजातियों में एक तरीके से बूम आ गया था, मतलब तमाम प्रकार की मछलियाँ आ गई थी सागर में, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ फिश, मत्स्य युग, एज ऑफ फिश। देखिए मैंने लिखा एज ऑफ फिश, मत्स्य युग। तो मत्स्य युग किस में आया आपका, डिवोनियन में, ध्यान रखिएगा, डिवोनियन में लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ आज से। डिवोनियन मत्स्य युग से कहा जाता है। और कारण क्या था, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ आ गई थी मछलियों की, बात समझ में आ रहा है, और सागरी जीवों की प्रजातियाँ भी आ गई थी। मतलब ये सिर्फ मछलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट तो आपका हो गया था पहले ही ऑर्डोविशियन में ही, लेकिन आपका
डिवोनियन आते आते आपको प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ फिश या एज ऑफ मत्स्य। ओके, हाँ हो गया था। अब उभयचरों का विकास भी इसी में हो गया था, ध्यान रखिए। एज ऑफ फिश के समय ही उभयचरों का विकास, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, शुरुआत हुआ है, ठीक है। कब? आपके डिवोनियन काल में। डिवोनियन काल में ही उभयचरों की उत्पत्ति, जैसे आपने ध्यान दीजिए, जैसे ऑर्डोविशियन में अभी सिर्फ मछलियों की उत्पत्ति शुरू हुई थी, लेकिन एज ऑफ फिश कब आया? डिवोनियन में आया। उसी तरह डिवोनियन में क्या हुआ? अभी सिर्फ उभयचरों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आपका एज ऑफ एम्फीबियन, आप जानते हैं उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियन बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब बहुत सारे उभयचर आ जाएंगे तो एज ऑफ एम्फीबियन बोलेंगे। वो आपका किस में हुआ? कार्बोनीफेरस में हुआ। समझ गए आप लोग? उत्पत्ति उसके पहले स्टार्ट हो गई थी डिवोनियन में, और उसकी जो भरमार हुई, उसकी प्रचुरता जो हो गई, वो किस में हुई? कार्बोनीफेरस में। कार्बोनीफेरस का समय काल क्या है? आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, याद रहेगा। आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व आपका रहेगा कार्बोनीफेरस, ठीक है। इसमें देखिए कार्बोनीफेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए देखते जाइए सिर्फ कि इसमें क्या, कोयला, कोयले का निर्माण, सबसे प्रथम प्रकार के कोयले, मतलब सबसे पहले कोयले का निर्माण किसमें हमको मिलता है? तो कार्बोनीफेरस काल से मिलता है। किससे मिलता है? याद रखेंगे, कोयले का निर्माण का जो स्टार्टिंग फेज है वो कहाँ से होता है? हमारा कार्बोनीफेरस समय, ठीक है। अब चूँकि हमने बताया कि कोयले का निर्माण शुरू हो गया था, तो भारत की परिस्थिति देख लें तो भारत के गोंडवाना क्रम के जो कोयले का विकास है, जैसे हो गया झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये सब हो गया ना, ये सब इस प्रकार के जो विकास कोयले, इस मतलब भारत के क्षेत्र में जो कोयले का विकास हुआ है, जिसको गोंडवाना प्रकार का हम लोग कोयला बोलते हैं, उसका विकास भी किसमें हुआ था? कार्बोनीफेरस के समय हुआ था, ठीक है। उभयचरों के युग मैंने पहले बता दिया कि उभयचरों की शुरुआत आपका पहले हो गया था आपका डिवोनियन में, और इसमें जो प्रचुरता हो गई उभयचरों का युग, वो आया आपका कार्बोनीफेरस में। तो पूछ लेगा एज ऑफ एम्फीबियंस या उभयचरों का युग किस काल में आता है, तो आप क्या बताएंगे? कार्बोनीफेरस। ओके, एक चीज़ और, अब रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। देखिए क्रम देखिए, मछलियों की, छोटी मछलियों की उत्पत्ति आपकी किसमें हो गई थी? आपकी ऑर्डोविशियन में, लेकिन उसकी प्रचुरता मतलब एज ऑफ फिश किसमें हुआ? डिवोनियन में। उसी डिवोनियन में क्या हो गया? आपका उभयचरों की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उसका एज ऑफ मतलब उभयचरों का युग किसमें हो गया? आपका कार्बोनीफेरस में। अब उसी कार्बोनीफेरस में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, रेप्टाइल्स। ओके, ध्यान रखिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कार्बोनीफेरस काल में पैंजिया का विखंडन भी हुआ था। कार्बोनीफेरस काल में पैंजिया का विखंडन हुआ था। देखिए, अब पैंजिया का विखंडन का नाम तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, अभी मैं इसको बताऊँगा। पैंजिया, अगर जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है थोड़ा सा यहाँ पर बता लीजिए, लास्ट में मैं उसको समझाऊंगा पैंजिया का विखंडन कब, कैसे, क्या हुआ था। बस आप लोग भी याद रखिए कि पैंजिया का विखंडन आपका कार्बोनीफेरस में ही काल में माना जाता है। इसको किसने बताया था? इसका आप आगे जब हम लोग मेंस में पढ़ेंगे, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, उन्होंने इसका नाम लिया है कि पैंजिया का जो विखंडन हुआ था। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि अभी जो हम लोग पृथ्वी पे जो हम लोग अलग अलग देशों का, अलग अलग महाद्वीपों का जो देखते हैं, स्थल देखते हैं, वो पहले एक ही भाग में था, सब जुड़े हुए थे आपस में। और ये अगर हम बीच से पृथ्वी को बनाए तो लगभग दक्षिण भाग में स्थित था, पूरा भूभाग एक में जोड़ के दक्षिण भाग में स्थित था, उसी का नाम था पैंजिया। इस तरीके से समझ लीजिए, बस ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। ये इस तरीके से था, और ये पूरा समुद्र मतलब था, ठीक है। इसका नाम था पैंथालासा और इसका नाम था हमारा क्या था? पैंजिया, ठीक है। इसी पैंजिया में विखंडन हुआ है, जो आज पहले 2 भागों में बटा, फिर और भागों में बटा, जो आज हम लोग अलग अलग महाद्वीपों और देशों के रूप में देखते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे, बस आप इतना समझिए, यही पैंजिया है और लगभग वो दक्षिण भाग में पृथ्वी के स्थित था, ठीक है। तो पैंजिया का विखंडन कब हुआ भाई? आप लोग समझ लीजिए, इसी काल में कार्बोनीफेरस। ये हो गया आपके कार्बोनीफेरस की महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। अब प्राइमरी या पैलियोजोइक का एक भाग और रह गया है, परमियन। उसको भी देख लीजिए। देखिए परमियन क्या हुआ, लगभग 27 करोड़ वर्ष पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें आपका हुआ है हर्सिनियन पर्वतों का, मतलब हर्सिनियन प्रकार के पर्वतों का निर्माण। फिर से आते हैं हर्सिनियन, यहाँ देखिए हर्सिनियन में कौन कौन से आ जाएंगे आपको? अल्ताई माउंटेन, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कार्डिलेरा, यूरोप का पेनाइन, वास्टिस, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब यूरोप में है। ऑस्ट्रेलिया का मैंने अभी बताया ही था आपको पढ़ाते हुए, ठीक है। इस प्रकार के पर्वतों का विकास आपका कब हुआ था? परमियन। ऐसे याद करिए, हर्सिनियन, परमियन, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी में, जो किसका भाग है आपका? मध्य महाकल्प, मेसोजोइक का, ठीक है। सेकेंडरी को मैंने कितने भागों में बांटा है? मैंने नहीं, भूगोलवेत्ताओं ने माफ़ कीजिए। ट्रियासिक,
सबसे पहले ट्रियासिक आया था, फिर उसके ऊपर आया तो हम लोग जुरासिक में पहुँचे और उसके बाद क्रिटेशियस। सेकेंड दिन क्या हो जाएगा आपका बताइए? ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रियासिक का काल लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात किया है। जुरासिक का याद रखिएगा लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व, कहीं कहीं 18.5, आपको 19-20 का मिलेगा। ये आप लोग बहुत ध्यान रखिए, 18 करोड़ वर्ष पहले का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। और क्रिटेशियस लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, ठीक, क्रिटेशियस। तो अब सेकेंडरी में ट्रियासिक में देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब हमने यहाँ देखा था रेप्टाइल्स का जो रेप्टाइल्स के जीवों का मतलब रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति का शुरुआत कब हो गया था? आपके कार्बोनिफेरस में हो गया था रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति, लेकिन उनकी प्रचुरता जाके कब हो गई? आपके सेकेंडरी कल्प में, ट्रियासिक युग में, ठीक है। एज ऑफ रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीवों का युग, ठीक है। चूने का निर्माण भी यहाँ इसमें स्टार्ट हो गया था, चूने पत्थरों का निर्माण भी आपके ट्रियासिक काल में ही स्टार्ट हो गया था। और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन हो गया। देखिए यहाँ गोंडवाना लैंड भी आ गया है ना। तो अभी मैंने क्या बताया, ये आपका पेंजिया था, ठीक है, देख ही लीजिए। अच्छा देखिए ये आपका सबसे पहले पेंजिया था। ये क्या था आपका? ये आपका एक समुद्र था या सागर महासागर जो भी कह लीजिए, मतलब एक ही था, पैंथालासा। क्या नाम था इसका? पैंथालासा इसका नाम था, पेंजिया मैंने बता दिया, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक, अब चूंकि ये पृथ्वी, मैंने आपको आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी। आप मान के चलिए कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में हलचल हुई, ठीक है, हलचल हुआ और इसमें विखंडन हुआ। इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ इस तरीके से, एक भाग आपका इधर हो गया और एक भाग आपका इधर हो गया, ठीक है। इसी पेंजिया को 2 भागों में बांट दिया गया। किस भाग? 2 भागों में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इसका नाम आपका क्या पड़ गया? अंगारा लैंड। क्या नाम पड़ गया इसका? अंगारा लैंड। इसका पड़ गया आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों की एक वजह से इस पेंजिया में, जो कि पूरा भूभाग लगभग पूरा एक ही स्थलखंड था, ठीक है, उसमें कार्बोनिफेरस काल में विखंडन हुआ, 2 भागों में बटे। किस किस भागों में? एक आपका अंगारा लैंड बन गया, जिसको हम लोग लॉरेशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेशिया। और दूसरा हमारा बन गया गोंडवाना लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये इसके बीच में जो एक पानी का हिस्सा बचा, सागर का हिस्सा बचा, उसका नाम क्या पड़ गया? टेथिस। क्या नाम पड़ गया उसका? टेथिस। ये तो था ही, लेकिन इन दोनों के बीच में जो 2 पेंजिया का विखंडन हुआ 2 बड़े भूभागों के रूप में, उनके बीच में जो पानी का भाग पड़ा, जो महासागर पड़ा, उसको हम लोग नाम दिए टेथिस सागर। क्या नाम दिए? टेथिस सागर, ठीक है। अभी ध्यान देंगे, ये आपका पेंजिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। इसी गोंडवाना लैंड में आगे चल के ये गोंडवाना लैंड आप जो देख रहे हैं, ये भाग आपका जो है, ठीक है, इसमें भी विखंडन हुआ है। और इसमें ही विखंडन हुआ है जो आज अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, अफ्रीका अलग, दक्षिण अमेरिका अलग, और फिर भारत जाके यूरेशियाई प्लेट से या यूरेशिया में जाके टच हो गया है। ये सब विखंडन का ही कार्य है। देखेंगे उसको हम लोग, उसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस यहाँ पर चूंकि आया है तो थोड़ा समझते चलिए, ठीक है। क्या हुआ है? गोंडवाना लैंड में भी विखंडन, मतलब इस भाग में जो विखंडन हुआ है वो किस में हुआ है? ट्रियासिक काल में। किस में हुआ है? ट्रियासिक युग में। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं, ट्रियासिक हो गया, अब बात करते हैं जुरासिक, जो 18 करोड़ वर्ष पहले। अब जुरासिक वाला थोड़ा सा समझिए, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका डायनासोर से है रिलेट ना, ये क्या है? जुरासिक क्या है? इसमें क्या है? डायनासोर की उत्पत्ति तो हो चुकी थी, मतलब उस टाइप के जीवों की उत्पत्ति हो चुकी, लेकिन जुरासिक जो काल है ना, उसमें डायनासोर की उत्पत्ति तो हुई, मतलब उनकी अधिकता बहुत हो चुकी थी, मतलब वो अपने चरम पे थे काफ़ी डायनासोर का, इसीलिए उसको युग भी बोला जाता है ना। एज ऑफ डायनासोर हम लोग जुरासिक को ही बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि उसी जुरासिक काल में इनकी समाप्ति भी, इनकी विलुप्ति भी हो गई थी, ठीक है, इनका विनाश भी हुआ था उसी जुरासिक काल में। उसके विनाश को लेकर 2-3 बातें हैं, वो आप लोग आज जान लीजिए, मतलब यहाँ पर जानना भी ज़रूरी है। देखिए क्या है, देखिए ये आप लोग जान लीजिए, डायनासोर का जो स्थल था उष्णकटिबंधीय प्रदेश था। अब उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके पहले पीछे वाले वीडियो सब देख लीजिए, मैंने बता चुका है, ठीक है। फिर ये भी आप लोग देख लीजिए, ये आपका होता है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा और ये मकर रेखा है,
ये वाला जो प्रदेश आपका होता है ये आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्षेत्र बनता है, जोन बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो डायनासोर का जो विकास हुआ था लगभग उसी प्रदेश में हुआ था, मतलब वो आदि थे ऐसे ही गर्म प्रदेशों के। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसी समय जुरासिक काल में 2 वजह बताया जाता है इनकी विलुप्ति का। मैं तो बता चुका हूँ कि एज अब तो डायनासोर था ही, लेकिन इनकी विलुप्ति का काल भी यही है। तो वो कारण क्या था कि ये बताया जाता है कि इसी समय में जुरासिक काल में ही बहुत सारे मतलब उल्काओं का यहाँ पर पात हुआ, जिसे हम लोग उल्कापात बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? उल्कापात। ठीक है, तो क्या हुआ कि पृथ्वी पर ये उल्काओं का इस तरीके से बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं आप। ठीक है, हुआ उससे जहाँ जहाँ पृथ्वी पे उसने टक्कर मारी, चूँकि पृथ्वी उसमें कष्ट तो हो ही चुका था, जहाँ उसने टक्कर मारी उसने बहुत सारा धूल, ठीक है, उनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर पूरा इतना ज़्यादा धूल से भर गया, इतना सारा धूल, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को उसने धूल ने कवर कर लिया। और ये जो सूर्य की रोशनी आती थी जो पृथ्वी को एक गर्म रखे यहाँ जीवों की उत्पत्ति को आसान बनाती थी, तो सूर्य का प्रकाश को वो लोग आने नहीं दिए। क्यों? जो धूल का एक परत बन गया था। ठीक है, उससे काफ़ी समय तक ये परत ऐसा नहीं 1-2 दिन रहा, 1-2 दिन ऐसा नहीं रहा कि 1-2 दिन रहा। इस तरीके से आप मान लीजिए कि ट्विन टावर का ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर अगले दिन सुबह एकदम अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा उल्कापात हुआ था कि मतलब वो कई वर्षों तक उसका वो छाया हुआ रहा। ठीक है, और उससे क्या हुआ, जब सूर्य की रोशनी आई नहीं तो पृथ्वी ये भाग क्या हो गया, ठंडा हो गया। और आपको पता है कि मैंने पहले बताया कि डायनासोर उष्णकटिबंधीय प्रदेश के थे, तो उनको गर्मी चाहिए होती है। अब गर्मी आ नहीं पा रही थी तो पृथ्वी ठंडी हो गई। ठीक है ना, पृथ्वी क्या हो गई, ठंडी हो गई, और वो उनको सूट नहीं किया, इससे उनकी वो मतलब मर गए, विलुप्त हो गए। ये एक पहला कारण। एक और कारण बताया जाता है कि इसी समय हम लोग जुरासिक काल में ही पृथ्वी के, अब मैंने आंतरिक संरचना बताया ही, क्या है, कोर है, मेंटल है और फिर कस्ट है। ठीक है, तो ज्वालामुखी, बहुत सारे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। अब जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों का टेम्परेचर बहुत है, लावा है, उसमें लावा से भरा पड़ा है, और वही लावा ज्वालामुखी के रूप में निकलता रहता है, जिससे पृथ्वी बैलेंस रहती है ना। इसीलिए हम लोग उस लावा को क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल बोलते हैं, पृथ्वी का सेफ्टी वॉल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, तो इसलिए और जगह विस्फोट नहीं होता। ओके, तो उस माना जाता है कि उस समय, पहला कारण मैंने बता दिया उल्कापात। दूसरा कारण क्या बताया भूगोलवेत्ताओं ने कि उस समय बहुत सारे उल्कापिंडों का ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ओके, उस ज्वालामुखी उद्गार में इतने ज़्यादा धूल के कण, आप लोग ज्वालामुखी जब पढ़ेंगे देखेंगे सिर्फ वहाँ पर आग नहीं निकलती है, उसमें धूल कण ये सब नीचे से निकलता है, सब निकलता है। ठीक है, राख के रूप में। और इतना ज़्यादा उद्गार हुआ कि उसने फिर से वही कहानी कि उस पूरे एटमॉस्फेयर को उसने कवर कर लिया और रोशनी को आने नहीं दिया, मतलब सूर्य तप नहीं आ पाया, और फिर से वही ठंडा हो गया, और जिससे आप अच्छी तरह जानते हैं कि डायनासोर ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। दोनों रीज़न बताया गया है, और दोनों मतलब पढ़ने से ऐसा लगता है कि हाँ दोनों हो सकते हैं। ज़्यादा विश्वास अभी लोगों का उल्कापात पे है। ठीक है, उल्कापात को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, लेकिन आप दोनों थियरी, मतलब अगर कभी पूछ ले कि डायनासोर की विलुप्ति के क्या क्या सिद्धांत थे, तो आप दोनों सिद्धांत का वर्णन आप कर सकते हैं, यही है। ठीक है, इसके अलावा कहीं आपको ये भी मिलेगा, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि उल्कापात सीधा डायनासोर के पीठ पे गिरा और डायनासोर मर गए। अरे ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, डायनासोर के ऊपर नहीं गिरा, डायनासोर इतना भी उल्कापात नहीं था कि सब डायनासोर के ऊपर ही गिरने लगे। ठीक है, बड़े बड़े थे, अपने अपने जगह पे गिरे, उनसे धूल वाला जो परिकल्पना है वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो ये है आप डायनासोर का। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, जुरासिक में। ठीक है, डायनासोर की उत्पत्ति विलुप्ति का काल इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति हुई। आर्कियोप्टेरिस जो है ये भी एक जीव है। देखिए, रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी पहले ही, एज रेप्टाइल्स, और उड़ने वाले जीवों की उत्पत्ति होनी थी, तो उनके दोनों के बीच की जो अवस्था था उसको हम लोग आर्कियोप्टेरिस बोलते हैं। और उसके उस तरीके के जीवों की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। कब हुई थी, जुरासिक काल में। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, पहले बार डायनासोर से रिलेटेड, दूसरा आर्कियोप्टेरिस से। ठीक है, रेंगने वाले और उड़ने वाले जीवों के बीच की जो संयोजक कड़ी है, ऐसे जीवों का विकास हमारा कब हुआ था, जुरासिक काल में। ठीक है, क्रिटेशियस देखते हैं। क्रिटेशियस क्या है, 13.5 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, अत्यधिक लावा का उद्गार हो चुका था, मैंने बताया दोनों कारण। जुरासिक
उसी उद्गार से, चूँकि भाई लावा का उद्गार हो ही रहा था ना, तो इसलिए ये काल भी उससे संबंधित है। अत्यधिक लावा का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी से लावा ही तो निकलते हैं ना, पहले धूल कर फिर लावा, ठीक है। और लगातार फिर लावा का उद्गार होगा तो निश्चित रूप से लावा निकल के बाहर ठंडा होगा, उससे क्या होगा, लावा वाले पठारों का निर्माण होगा। जुड़ते जाइए अब बस। लावा का उद्गार हुआ, अब बहुत सारे पर्वतों और पठारों का विकास हुआ है लावा से। उसी तरह देखिए उससे उन लावा से क्या हुआ, लावा वाले पठारों का निर्माण हुआ, जैसे दक्कन का पठार हो गया, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, पराग्वे और साउथ अमेरिका में बहुत सारे लावा के पठार हैं, उनका विकास इसमें हुआ, ठीक है। किस समय हुआ, क्रिटेशियस में हुआ। खनिज युक्त पठारों का निर्माण हुआ, क्यों, नीचे से भाई, नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भागों में खनिजों का समृद्धता तो है ही है तो जब वो निकलेगा तो क्या होगा, उससे क्या बनेगा, जो पठार पर्वत का निर्माण होगा उसमें खनिज भी तो निकलेंगे ना साथ में, तो उससे क्या हुआ, खनिज युक्त पठारों या पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। खनिज युक्त पठारों का निर्माण हुआ। और इसी काल में चूने का निर्माण भी इस काल में भी हुआ था। चूने का निर्माण हम नीचे भी देख चुके हैं और यहाँ भी चूने का निर्माण हुआ था, ठीक है। यह हो गया क्रिटेशियस। तो मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बता दिया। अब आते हैं हम लोग टर्शियरी में, ठीक है। टर्शियरी जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा याद करेंगे अपने हिमालय से, हिमालय काल से, ठीक है। टर्शियरी में, टर्शियरी को देखिए हमने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा गया है। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ठीक है। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ओके। देखिए प्लायोसिन का समय लगभग, ये मतलब टर्शियरी का पूरा अगर हम समय काल देखें, लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ था और 5 करोड़ वर्ष तक ये चला है, ठीक है। ये है, इसको मैंने अलग अलग ना लिख के इसको मैंने एक इंटरवल लिख दिया है, ठीक है। तो पैलियोसिन में क्या हुआ, नवीन बलित पर्वतों का निर्माण। नवीन बलित पर्वत किस तरह के, इसका मतलब किस प्रकार का, अल्पाइन, समझ गए। अल्पाइन पर्वतों का निर्माण किसमें स्टार्ट हो गया था आपका, लगभग पैलियोसिन से ही, मतलब आपके टर्शियरी काल से ही स्टार्ट होना शुरू हो गया था, ठीक है। नवीन पर्वतों का विकास शुरू हो गया था, ठीक है। अब देखिए इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ये लिखा है मैंने। इन चारों मतलब अगर आप हम लोग बात कर लें ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का, अगर तीनों को एक साथ बात करें, पूरे हिमालय रेंज का बात करें, तो वो यूयोसिन से स्टार्ट होकर हमारा प्लायोसिन तक चला। और अभी भी आप जानते हैं हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो इन चारों फेज को अगर हम एक साथ बात करें तो हिमालय का निर्माण इसी काल में हुआ है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। बात समझ में आई। जैसे इयोसिन, और अगर हम ऐसे बांटें ग्रेटर हिमालय को, तो इयोसिन से स्टार्ट हुआ था, ओलिगोसिन तक आपका किसका मतलब काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ गया था आपका, कौन सा, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ओलिगो से मायोसिन की बात करें, ओलिगो से मायोसिन की बात करें तो इसमें आपके लघु हिमालय के विकास का काल है, ठीक है, माफ कीजिए। उसके बाद मायोसिन से प्लायोसिन के जो समय है वो आपके शिवालिक के विकास का काल है। एकदम देखिए 4 है, जोड़ते जाइए, ठीक है। इयोसिन से ओलिगोसिन ग्रेटर हिमालय का विकास का काल, ओलिगो से मायो मिडिल हिमालय का, और मायोसिन से प्लायोसिन आपके शिवालिक हिमालय के विकास का काल है, ठीक है। और अगर आप ऐसे बात करें पूरा तो हम यहाँ से लिख दिए हैं, इसलिए इयोसिन से प्लायोसिन तक आपका हिमालय के निर्माण का काल है, ठीक है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, अब चलिए यहाँ से आपने देखा था, थोड़ा फिर से वापस आइए। पैंथालासा पैंजिया, फिर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ। मैंने बताया था बाद में आपको फिर कि गोंडवाना लैंड में विखंडन हो गया था। गोंडवाना लैंड में विखंडन कब हुआ था आपका, ये त्रियासिक काल में ना। देखिए अब गोंडवाना लैंड में जो आपका, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये बात आप लोग नोट किया होगा तो अच्छी बात है। चलिए देखिए इतने में हो जाएगा। देखिए क्या बताया आपके, पैंजिया से गोंडवाना और अंगारा में विखंडन हुआ। ये और ये आपका, और ये क्या है आपका तेथिस सागर, क्या है आपका ये तेथिस सागर। इधर तो आपका पैंथालासा के भाग है, ये क्या होगा बीच में जो है तेथिस, इसको मैंने बता चुका है, अंगारा और गोंडवाना, ठीक है। अब इसमें जो विखंडन हुआ था आपका ट्रियासिक में गोंडवाना लैंड में, तो अगला फेज इससे बन गया आपका। रफली देखिए सिर्फ, ये तो मान लीजिए इस तरीके से रहा ही, इसमें भी ऐसे टूट गए, ठीक है। और एक भाग इसी में से, मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, आप लोग फिगर आप लोग के पास होगा तब लोग देखेंगे एकदम सेप इसी तरीके से। यहाँ पर आपका अफ्रीका बना है, ये ऑस्ट्रेलिया बना है, और इधर ही आपका
यही आपका दक्षिण अमेरिका का भैया भाग है, ठीक है, ये आपके गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ओके, इसी में से हमारा ये आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा तो आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये है ना, इसी में से एक भाग जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है, बिल्कुल इसी शेप का है, आप लोग देखे होंगे, है ना, ये भाग है। तो यही भाग यहाँ से टूट के, गोंडवाना लैंड से टूट के किधर की तरफ गया, इस तरीके से मूव करते हुए उत्तर की तरफ गया। मूव बिल्कुल जो मैंने एरो बनाया है ना, इसी तरीके से मूव किया था ऐसे, ठीक है। ये जाके इस वाले प्लेट से यहाँ पर यूरेशिया, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, जब प्लेटों को हम लोग बांटेंगे तो उसमें हम एक प्लेट पढ़ेंगे यूरेशियाई प्लेट, जो यूरोप और एशिया का प्लेट है, उसी प्लेट से जाके आपका ये इंडियन प्लेट, यहाँ से जब टूटा तो इसका नाम पड़ गया था इंडियन प्लेट, और ये जाके आपके यूरेशियाई प्लेट से इससे क्या हुआ, टकरा गया। और टकराने मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका क्या था, टेथिस सागर नाम दे दिया गया था, और दो भूभागों से जितनी भी नदियाँ आती थी, बहुत सारे अवसादों का इसमें निक्षेपण करती थी। क्या करती थी, निक्षेपण करती थी, है ना, निक्षेपण करती थी। और जब यहाँ से टूटा था, अभी एक चीज़ और देखिए, जब दो भागों में टूटा था तो ऐसे नहीं होता है कि बीच में दरार हुआ टूट गया, इससे दरार नहीं होता है भाई। हम लोग कोई इतनी बड़ी ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े भूभाग की बात कर रहे हैं। अब जब कोई विखंडन होता है तो उसके जो जहाँ टूटता है उसके बीच का भाग भी वहीं दब जाता है, भ्रंश हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसके बीच का भाग जो था वो भी वहीं पर दब गया है, तो उसमें भी क्या होता है, एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जब कोई यहाँ बीच का भाग टूट के धसा होगा तो उसमें भी अवसाद रहे होंगे, उसका भी जो टूटे हुए भाग एक अवसाद का रूप ले लेता है, वो तो था ही। और नदियों द्वारा लाया गया अवसाद, यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसी भाग मतलब यहाँ अवसादों का निक्षेपण ज़्यादा हो गया। और ये चीज़ जो आपका जो इंडियन प्लेट, ये यहाँ जाके से टकरा रहा है, तो अवसादों पर क्या पड़ रहा है, अवसादों पर, ये मान लीजिए आपका यूरेशियन प्लेट है और ये आपका इंडियन प्लेट है, ये जाके इस पर क्या करेगा, टक्कर मारेगा। तो यहाँ जो अवसाद है उस पर क्या होगा, सीधी सी बात है, समझिए इस तरीके से, ये अवसाद, इधर से एक प्लेट है और इधर से एक प्लेट आ रहा है और ये अवसाद है, पड़ेगा तो क्या होगा, दोनों पे जोड़ मारेगा और ये क्या होगा, उठता चला जाएगा, है ना, यही है। इसी तरीके से इंडियन प्लेट गया, इसी से हमारा क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण अवसादों से वलित हुआ, वलन हुआ, अवसादों वलन की क्रिया हुई और उससे उठता अवसाद आपका पर्वत का रूप लेके उठता चला गया। और अभी तक इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही है और हिमालय ऊंचा होता जा रहा है, ठीक है। ये कारण है, ये बहुत मैंने छोटे में बता दिया है, लेकिन आपके काम का इतना ही है अभी यहाँ पर, ठीक है, समझ लीजिए। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, इसी तरीके से हमारे हिमालय, पहले सबसे पहले हिमालय का हुआ, ग्रेटर हिमालय का हुआ, फिर लघु हिमालय का हुआ है और फिर शिवालिक हिमालय का हुआ है, इस तरीके से, है ना, ठीक है। ये हिमालय आपका ग्रेटर, लघु, शिवालिक, ओके, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया, टर्शियरी का मैंने बता दिया एक तरीके से। अब टर्शियरी काल में ही जो प्लायोसीन वाला भाग था, जिससे यहाँ पर ग्रेटर हिमालय का तो निर्माण हो गया, जो अंतिम मतलब उत्तर अवस्था थी, अंतिम अवस्था थी, प्लायोसीन वाली अवस्था थी, लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले, उसमें क्या हुआ, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण भी शुरू हो गया था। भारत के उत्तरी मैदानों का भी निर्माण शुरू हो गया था। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि जो ये प्लेट जाके पूरा सट गया है, ये अवसाद तो है ही है ना, अभी लगातार इस पर प्रेशर जा रहा है और यहाँ पर पर्वतों का निर्माण चालू है। लेकिन ये भाग के जो यहाँ पर जो और अवसाद थे वो क्या हुए, नदियों का निर्माण हुआ, वो सब ला के यहाँ पर अवसाद अभी निक्षेपित करे कि काफ़ी समय तो बहुत नहीं अवसाद डाले थे, तो उससे एक प्लेन का भी निर्माण हुआ था। तो वो जो प्लेन, जो मैदान की बात मैं कर रहा हूँ, उसका निर्माण कब शुरू हो गया था, आपके प्लायोसीन में, ठीक है। मतलब ये हिमालय के समय में ही इसका उत्तरी भागों के मैदानों का निर्माण भी शुरू हो गया था। बात समझ में आ गई आप लोग को, हम लोग का जहाँ हम लोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश ये सब है उसकी बात कर रहा हूँ, उत्तरी मैदान का। और मानव की उत्पत्ति का काल भी इसमें माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मानव की उत्पत्ति का काल भी लगभग हम लोग प्लायोसीन को ही मानते हैं, किसको, प्लायोसीन काल में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वर्तमान में आ जाते हैं हम लोग, क्या है, नियोजोइक। हमने पहले बताया इसको क्वाटरनरी बोलते हैं और इसको होलोसीन और प्लेस्टोसीन दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया है। टाइम पीरियड ये अभी तक का है, ठीक है, 5.5 करोड़ से अब तक का टाइम पीरियड यही है, ठीक। इसमें देखिए ग्रेट लेक्स आप नहीं जानते हो, जान लीजिए, अमेरिका में है, जो पंजे की तरह है आकार, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महान झीलें। 5 झीलें हैं, ठीक है, 5 झीलें सुपीरियर, है ना, सुपीरियर हो गया, ह्यूरन हो गया, ईरी हो गया, ओंटारियो हो गया। जब हम लोग अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, मैं उन्हीं झीलों की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेट लेक्स का हो गया, कनाडा में झीलें हैं, अथाबास्का, है ना, अथाबास्का है, विनिपेग है,
इस सब की जो झीलें हैं कनाडा में बहुत है ना, अथाबास्का है, विनिपेग है, और इसी तरीके से और कौन सा है, है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कनाडा में जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें है, तमाम प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स जो आपका सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन, ये झील कनाडा का अथाबास्का और विनिपेग, इस टाइप की झीलों का निर्माण, इन सबों का जो झीलों का निर्माण भी हुआ था वो इसी समय हुआ था। कब समय हुआ था ये आपका? प्लीस्टोसीन काल में। कब हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। और ये थोड़ा सा ये आप लोग, हाँ, अभी अपने कश्मीर में करेवा की घाटी है जहाँ से हम लोग को केसर मिलता है। करेवा घाटी से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? करेवा घाटी पहले जान लीजिए कहाँ है, कश्मीर की घाटी में ही करेवा घाटी पाई जाती है, ठीक है। और वहाँ से हम लोग को केसर का उत्पादन वहीं होता है, केसर का हम लोग वहीं मिलता है भारत में, ठीक है। करेवा घाटी, इसका भी निर्माण आपका कब हुआ था? प्लीस्टोसीन में। और उसी काल में उत्तर का जो यहाँ पर मैदानों का निर्माण कर शुरू हुआ था, प्लीस्टोसीन काल तक वो मैदानों का निर्माण लगभग पूरा हो गया था, ठीक। और मानव को उत्पत्ति हो ही चुकी थी। थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग, ग्रेट लेक्स, कैनाडियन झीलों, ये सब की उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्लीस्टोसीन काल में देखिए, हम लोग जब एज ऑफ ग्लेशियल पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये 2-3 बार हुआ है, ठीक है। पृथ्वी गर्म होती है, फिर ठंडी हो गई थी, फिर वापस से गर्मी हुई, फिर ठंडी हुई। इसी तरीके से इस बार भी हम लोग गर्मी गर्म कर रहे हैं, है ना। अभी तो हम लोग खुद भी उसमें बहुत योगदान दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, है ना। लेकिन उसके पहले एक क्या था आपका? ग्लेशियल काल था, मतलब हिमयुग था। तो उसी हिमयुग की बात मैं कर रहा हूँ। हिमयुग में देखिए, जैसे ये आपका पृथ्वी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इधर कनाडा है ना, इधर। तो क्या हुआ कि बर्फ़, हिमयुग होता है तो क्या होता है, बर्फ़ की छोटी मोटी नहीं, बहुत मोटी चादर बन जाती है। इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि वहाँ पर जो स्थल होता है उस पर गड्ढे बन जाते हैं और उसी में बर्फ़ जमा रहता है। लेकिन जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है, जब हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग वाला समय आया, ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये वाला नहीं, गर्मी वाला समय आया, तो बहुत सारी जो झीलें जो ऊपर थी, जैसे जो मान लीजिए सरफेस है, इस पे जमी है, और कहीं कहीं क्या हुआ, इसके अंदर भी बर्फ़ जम गई है ना, इस तरीके से। तो बर्फ़ इधर भी जमी है, इधर भी जमी, इधर भी जमी है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक। लेकिन जब जैसे ही ये गर्मी हुई तो ये तो पिघल गया, तो ये तो यहाँ पर पानी टिकेगा नहीं। बट ये जो यहाँ पर जो जगह बन गया, इसमें क्या हो गया, बर्फ़ पिघल के यहाँ पर एक झील का रूप ले लिया है। क्या ले लिया है? झील का रूप। इसी तरीके से कनाडा और जो ग्रेट लेक्स है ना, वो इन्हीं बर्फ़ों की वजह से बना हुआ है। इसलिए वहाँ पर आप लोग देखेंगे, रिसर्च होता होगा तो आपको हिमालयिक निक्षेप अभी भी मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ग्रेट लेक्स है, कैनेडियन झील है, ठीक है, इन झीलों का निर्माण आपके हिमयुग में हुआ है। और हिमयुग में उन हिमों की वजह से, उन बर्फ़ों की वजह से हुआ है। किस काल में? आपके प्लीस्टो काल में। और होलोसीन अभी हम लोग का वर्तमान एकदम से होलोसीन जो अभी चल रहा है, ये होलोसीन काल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक समग्र रूप से जितना ज़रूरी था मैंने पूरी कोशिश की आपको छोटे से छोटे टर्म अगर आया समझ में तो मैंने उसको, चाहे आप पेंजिया हो और चाहे पर्वतों का विकास हो, जहाँ भी ऐसा नहीं मैंने कोशिश किया है कि आपको कोई ऐसा शब्द हो ऐसा पता ही नहीं चले कि कैसे चला आया, है ना। कोशिश किया हूँ उसको छोटे से मैं पार्ट में एक्सप्लेन कर दूँ। चूँकि हम लोग, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, है ना। उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग उससे बियॉन्ड भी जाके काफ़ी चीज़ें इसमें बता दी हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ये चीज़ थोड़ा सा पढ़ाने में लोगों इसलिए थोड़ा सा मतलब हिचकते हैं कि कारण ये है कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको आसानी से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। कन्फ्यूजन बहुत होती है इसमें। फिर भी मैंने एक पूरी कोशिश की है कि आपको कन्फ्यूज़ ना करें, आसानी से चीज़ों को आपको डिलीवर कर दूं, ठीक है। एक बार आपने वीडियो देख लिया है तो अगर दोबारा अगर इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, बस कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग मैप लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। मैप लेके बैठिएगा, और कुछ जैसे पर्वतों का मैंने विकास उसको अलग से नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे जैसे आएगा तो तुरंत रिलेट कर लीजिएगा। इस तरीके के पर्वतों का मैंने बताया है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और छोटा सा चीज़ है, आप लोग ये जान लीजिए, जैसे कोयला मैंने बताया ना यहाँ पर कि कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण शुरू हो गया था, ठीक है। इसी तरीके से, और कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस में वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये लगातार आगे के कालों में भी कोयले का निर्माण होता गया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये है कि कोयले का निर्माण हुआ कैसे, वो मैं थोड़ा सा शायद नहीं बताया हूँ आपको। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप जान लीजिए। इसी से आपका संबंधित है, आपका ये पेंजिया वगैरह से समझाते हैं आपको। देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर
कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण शुरू हो गया था और यही कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विखंडन भी हुआ था, है ना। समझिए, देखिए ऐसा क्या है, ठीक है। ये आपका साफ नहीं होगा। मान लीजिए ये पे आपका पृथ्वी है, इसमें 2 मैं स्थलखंड ले रहा हूँ, ठीक है। पहले एक स्थलखंड था, अब दूसरे में मैंने इसको बांट दिया, ठीक है। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। मैंने नहीं बांटा, ये भूगर्भिक संरचनाओं की वजह से बटा है, ठीक है। तो आप बस इतना बताना चाह रहा हूँ, जब इसमें विखंडन होगा तो मान लीजिए यहाँ से क्रैक्स बना और ये भूभाग, मैंने आपको पहले बताया बहुत बड़े भूभाग की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये इसी जो क्रैक्स हुआ तो ये लगभग इतना भाग लेके इसमें क्या हुआ, नीचे आपको भ्रंशित हो गया, नीचे ही दब गया, ठीक है। दब गया, यहाँ दबा ये, और चूँकि ये हम इससे पहले ही इस पर पेड़ पौधों सबका विकास हो चुका था, तो ये जो कार्बोनिफेरस है इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ों का विकास होता था, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्षों का, मतलब सघनता थी। ये जैसे यहाँ भ्रंशन हुआ, नीचे दब गया, तो उसमें उसके साथ उस भाग के साथ क्या हो गया, वो पेड़ भी नीचे जाके दब गए इसमें, ठीक है। उसके साथ मैंने क्या बताया कि यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से जो बरसात हुई और इस भाग में जो अवसाद आते थे उनको लेके इसी भाग में नदियाँ निक्षेप करती गई, ठीक है। निक्षेप करती गई लाखों सालों तक निक्षेपण हुआ, और वो क्या हुआ, उसी जो आपके पेड़ पौधे जब के ऊपर निक्षेप होता गया तो इससे क्या हो गया, जो आपका पेड़ पौधा था, जो आपकी वनस्पति थी, वो नीचे दब गई और वही आपका क्या बन गया, जीवाश्म का रूप ले लिया। किसका? जीवाश्म, कोयले का रूप ले लिया। आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तब जानते हो कि लगभग किसी भी पेड़ पौधों पर लगभग 20 से 25 मीटर की अगर परत जम जाती है तो वो कोयले का रूप लेने लगता है। किसका ले लेता है? कोयले का। कारण क्या होता है? ताप और दाब। सीधी सी बात है भाई। अब ये मान लीजिए कोई वनस्पति है, इसके ऊपर हम परत दर परत मिट्टी का परत दाब, इस पर प्रेशर पड़ेगा, और अच्छी तरह जानते हैं कि जिससे परत ऊपर जाता है और अगर हम सरफेस से नीचे आए तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता है ना। जो मैंने आपको बताया था ना, ये पार्ट पृथ्वी का, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे का टेम्परेचर बहुत है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोर मूवी जाके देखिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक मूवी है आपका कोर, इसको जाके आप लोग देखिएगा, बहुत बहुत ही मस्त मूवी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग देखिए। मतलब एक तरीके से मेंटल कोर और कष्ट के बारे में और एक ज़रूरत के हिसाब से उसने इतना अच्छा दिखाया है कि आप उससे भटकेंगे नहीं, देखिएगा, ठीक है। कुल मिला के ये बताना है कि मतलब दाब भी बढ़ा और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से ये जो आपका वनस्पति था ये किस में तब्दील हो गया? कोयले में। इसी तरीके से अगर आपका दाब बढ़ता गया, देखिए अभी क्या हुआ, आपका किस में हुआ? कोयला बना, ठीक है। लगातार और निक्षेप होता गया और प्रेशर बढ़ता गया तो कोयला से क्या हो जाएगा? ये किस में बन जाएगा? पेट्रोल में। ऐसे कोयला बना, फिर क्या बन गया आपका? पेट्रोल। नहीं, नीचे ही बताइए, क्योंकि कोयले से जब और दाब पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये पेट्रोल, है ना। बस समझने की बात है। पहले कोयला बनेगा, फिर और ज़्यादा प्रेशर और ताप बढ़ेगा, मतलब दाब और ताप बढ़ेगा तो किसमें हो जाएगा? ये पेट्रोलियम, पेट्रोल मतलब खनिज तेल। और ज़्यादा आप करेंगे तो यही लिक्विड में गैस में बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका? गैस, है ना। ये कोयला, पेट्रोल, गैस, इस तरीके से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब टोटल किस पर डिपेंड करता है? आपके ताप और दाब की मात्रा पे, ठीक है। कोयले में भी आप जब हम लोग पढ़ेंगे कोयला संसाधन तो जानते हैं चार प्रकार का होता है, यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर भी कोयले में भी 4 जो प्रकार का होता है वो भी आपके ताप और दाब पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, और कार्बन की मात्रा पे, ठीक है। कुल मिला के आपका मैंने एक जो समग्र आपका एक भूमिका थी वो मैंने इस पर पूरा बना दिया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कि जितने संसाधन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को जितना चीज़ देने के लिए, उतना मतलब शायद आपको डिजिटल में आपको थोड़ा सा चकाचौंध लगेगा, लेकिन हो सकता है कि इतनी जानकारी आपको ना मिले, ठीक है। मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।